Good morning, students. Today I will discuss about the next chemical property of metal and non-metal, that is displacement reaction. In previous class, you have read about the reactivity series of metals, and you have seen that the arrangement of metal in a vertical column in order of decreasing reactivities is called reactivity series of metal. कहने का मतलब कि जब हम मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। और आपने उस वीडियो में ये भी देखा था कि जो पोटेशियम मेटल थी दैट इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज द पोटेशियम मेटल इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, and gold metal is the less reactive or least reactive because gold metal is present at the base of reactivity series. So if you have remembered the reactivity series of metals, then you can easily understand the displacement reaction of metals। मतलब जब तक आप रिएक्टिविटी सीरीज को प्रॉपरली माइंड में उसको सेटअप नहीं कर पाएंगे तब तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आप राइट नहीं कर सकते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको मालूम चल जाए या फिर याद हो पहले से, तो आपको उस सीरीज से ही पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर लेगी या फिर डिस्प्लेस कर लेगी। तो यू विल रीड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज एंड देन यू कैन राइट द ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं आप इजीली राइट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब what is the displacement reaction? Then the definition of displacement reaction is reaction in which a more reactive metal, यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, reaction in which a more reactive metal displace a less reactive metal from its salt solution is called displacement reaction। कहने का मतलब ये कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर मोर रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में अगर पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव और गोल्ड की बात की जाए तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, मीन्स हटा देगी फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल क्या होने चाहिए इसके, या फिर हाउ यू कैन वेरीफाई दिस स्टेटमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एज एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कॉपर सल्फेट है, इट इज अ साल्ट।
जैसे अगर आप कोई ग्लास टम्बलर लेकर के कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाएं, ये हो गया आपका CuSO4 या फिर कॉपर सल्फेट। इसके बाद जब इसमें आयरन Fe, आयरन का सिंबल आप जानते हैं, तो यहाँ पे जब जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये बनेगा आपका FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये मेटल क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी। कहने का मतलब कि इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का CuSO4 का जो साल्ट सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, तो Cu को आयरन रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो आयरन पहले होगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी, इसलिए कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और रिएक्शन में कॉपर क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा या फिर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच यू हैव सीन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन एंड फॉर आयरन सल्फेट एंड रिलीज कॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि कॉपर इज द लेस रिएक्टिव देन आयरन। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखेंगे तो आयरन की जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं कि आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके बाद आयरन सल्फेट बना और कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब फिर अगर आयरन सल्फेट का रिएक्शन हम कॉपर से कराते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट जो बना है, अब फिर हम कॉपर सल्फेट आयरन FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट का रिएक्शन जब हम कॉपर मेटल से कराते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इसका रीजन यही है कि आयरन आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस नहीं होगा या फिर रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो ये देख लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज का यूजेज की किस तरह से रिएक्टिविटी मेटल्स की वर्क कर रही है। फर्स्ट केस में आपने देखा कि कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करके आयरन यहाँ पे कॉपर को रिमूव कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 आयरन सल्फेट बना दिया। लेकिन नेक्स्ट केस में यही आयरन सल्फेट को यहाँ पे कॉपर से फिर रिएक्ट कराया जा रहा है, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी समाप्त हो जा रही है या रिएक्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो मिसमैच हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं ZnSO4 है। ZnSO4 इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का जब रिएक्शन कॉपर से होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जिंक क्या है, आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे भी कोई रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट है और आयरन सल्फेट का जब रिएक्शन आपके जिंक से होता है तो जिंक क्या कर रहा है कि आयरन को रिप्लेस कर रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका जिंक सल्फेट और फिर यहाँ पे आपका आयरन डिपॉजिट हो रहा है। तो जितने भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केसेस देखेंगे, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और which reaction will be possible and which reaction does not possible or will not possible, it is depend upon the
reactivity series of metal. So when you do practice on writing the chemical equation or chemical reaction by using reactivity series, then you can easily identify which metal will displace which metal and which metal cannot displace other metal, and you can write the all region, जितने भी इसके रीजन है कि डिस्प्लेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मालूम चलेगा, या रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So first I will discuss about the usage of metal। अगर मेटल को देखा जाए या फिर नॉन मेटल को, तो दोनों के यूजेज हैं हमारे डेली लाइफ में। तो हियर फर्स्ट आई विल डिस्कस यूजेज ऑफ मेटल। सो इन यूजेज ऑफ मेटल्स, metals are used in making machineries। मशीनरीज का मतलब कि जितने भी आप मशीन देख रहे हैं, सबको बनाने के लिए ऑलमोस्ट मेटल का यूज किया जाता है। जितने भी आप मशीन देख रहे हैं सब में आप देखेंगे कि मेटल्स के यूज किए जाते हैं या फिर मेटल से ही बनाते हैं। ऑटोमोबाइल्स, मतलब मेटल्स आर आल्सो यूज इन प्रिपरेशन आर इन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल तो बनेंगे ही, साथ साथ उसके पार्ट पुर्जे जो होते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वो भी आपके मेटल से ही बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल गैजेट, मतलब इंडस्ट्रियल गैजेट का मतलब कि जो आपके इंडस्ट्रीज में गैजेट्स या फिर गुड्स यूज होते हैं, उनको हम बनाते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस को भी बनाने के लिए हम मेटल्स का यूज करते हैं। इसके बाद कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब ऐसे यूटेंसिल्स जिसमें कि हम कुकिंग करते हैं, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, पैन हो गई, बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स हैं जिनको कि हम मेटल से ही बनाते हैं, या फिर ऑलमोस्ट जितने भी यूटेंसिल्स हैं सबको मेटल से ही बनाया जाता है। इसी तरह से ट्रेन के जो कंपार्टमेंट है या रेलवे के जो ट्रैक है, वो भी आपके मेटल से ही बनाए जाते हैं। सैटेलाइट्स जो हैं ये भी आपके मेटल से ही बनाए जाते हैं। साथ साथ वाटर बॉयलर भी हम मेटल से बनाते हैं। मतलब अगर आप लार्ज स्केल पे कहें तो आपके लाइफ में ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो या फिर मशीन हो या फिर डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हो, सब में कहीं न कहीं मेटल का यूज करते हैं। जैसे मेडिसिन्स को पैकेटिंग के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल गैजेट में देखिए कि कॉपर वायर को हम लोग यूज करते हैं वायर बनाने के लिए। इसके साथ साथ मेटल्स को हम आयरन मेटल्स में आप देख रहे हैं कि इससे हम रेलिंग बना सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में इस मेटल्स को बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। मरकरी जो मेटल होती है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके साथ साथ जिंक मेटल जो होती है वो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज की जाती है, ताकि हम किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग होने से बचा सकें। तो अगर लार्ज स्केल पे कहा जाए तो मेटल्स के यूजेज बहुत ही ज़्यादा हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ नॉन मेटल्स आर यूज इन ब्रीदिंग प्रोसेस।
जैसे इन ब्रीदिंग वी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विदाउट ब्रीदिंग किसी भी एनिमल्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है, या लिविंग तभी कहा जाएगा। सबसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं कि उसे ब्रीदिंग की जरूर रिक्वायरमेंट है। तो अगर एनिमल्स हैं तो उनको ब्रीदिंग के लिए क्या होगा, आपके ऑक्सीजन की जरूरत होगी, लेकिन प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। तो अब दोनों नॉन मेटल्स हैं, चाहे कार्बन हो या फिर ऑक्सीजन हो। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है, साथ साथ वाटर भी है, वो भी आपका नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स ही है। तो आप पहला यूज देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है जिसमें कि एनिमल्स और प्लांट की लाइफ को सर्वाइवल बनाने के लिए या फिर पॉसिबल बनाने के लिए नॉन मेटल्स का सबसे ज़्यादा यूज है, या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। सेकेंड जो यूजेज है नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स आर इन मेकिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल फर्टिलाइजर में यू हैव रीड अबाउट नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का यूज हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। साथ साथ नॉन मेटल के जो यूज हैं, जो क्रैकर आप देख रहे हैं या फिर पटाखे जो देखते हैं, इनको भी बनाने में हमें नॉन मेटल का यूज करना पड़ता है, या फिर नॉन मेटल को यूज करके ही हम पटाखों को बनाते हैं। अब नॉन मेटल के और यूजेज हैं, जैसे नॉन मेटल्स आर यूज इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन। आप बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स को जानते हैं जिसको कि बनाने के लिए नॉन मेटल के बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं। जैसे एक नॉन मेटल होती है आपकी आयोडीन। तो आयोडीन सोल्यूशन जो होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, जो कि वुंड को भरने के लिए, जैसे आप सिप्लाडिन ऑइंटमेंट जानते हैं या फिर एंटीसेप्टिक जानते हैं, तो उसमें भी आयोडीन होता है। इसका जो फार्मूला होता है कैपिटल आई होता है। इट इज ए नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स क्रीम। इसके साथ साथ नॉन मेटल के जो यूजेज हैं, जैसे आयोडीन का जो यूज है आपके साल्ट में भी होता है। अगर साल्ट में आयोडीन को नहीं यूज किए तो फिर हमें जो साल्ट है वो साल्ट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, या फिर हमारे लिए हेल्दी नहीं होगा, या फिर अनहाइजीनिक हो जाएगा। क्योंकि जब हम बिना आयोडीन वाले साल्ट को यूज करेंगे तो गायटन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, घेंगा भी, जो कि आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे इस डिजीज के बारे में। तो मेटल्स और नॉन मेटल के जो यूज हैं आपके डेली लाइफ में बहुत सारे इसके यूजेज हैं। यहाँ पे हमने कुछ यूजेज को कोट किया, और भी यूजेज आप राइट कर सकते हैं या फिर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो हियर योर चैप्टर 4 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल और मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके एक्सरसाइज और कीवर्ड्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।